अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। ईरान अमरीका जंग के माशी असरात का बराह रास्त असर अब हुकूमती पॉलिसीज़ पर पड़ने लगा है और पेट्रोल की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन करने का फार्मूला लागू कर दिया गया है। इस नए फार्मूले के तहत अब वफाकी हुकूमत के बजाय ओगरा रोज़ाना पेट्रोल का रेट जारी करेगा, जबकि सिर्फ PSO को डीजल इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। पेट्रोल पंप्स ओनर्स और डीलर्स एसोसिएशंस ने इस फैसले को नाकाबिल कबूल करार देते हुए अपने मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में मुल्क गिर हड़ताल की धमकी भी दी है। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाइस महंगाई का ग्राफ भी ऊपर जाने लगा है और आवाम में परेशानी बढ़ने लगी है। पेट्रोलियम कीमतों के नए फार्मूले के असरात क्या होंगे और हुकूमत की मौशी हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या वजह है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनको डेली बेसिस पे तय किया जाएगा, ना कि वीकली बेसिस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जैन मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, एक तो 3-4 इसके रीजंस हैं। एक तो ये कि जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक गैप के बाद, एक अरसे के बाद कोई चेंज लाना, एक उसका असर बहुत बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे अगर 15 दिन में कीमतें चेंज होती हैं या एक महीने में होती हैं, इवन एक हफ्ते में चेंज होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट या उसका असर बहुत बड़ा होता है। उसका स्केल अच्छा खासा होता है। मिसाल के तौर पे अगर 25 रुपये बढ़ रहे हैं या 20 रुपये कम हो रहे हैं या 30 रुपये कम हो रहे हैं या 40 रुपये बढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि एक हफ्ते के बाद वो इंक्रीज़ देना सबके लिए जो है, ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है। एकदम से इतना बड़ा इंक्रीज़, और फिर आपको पता है उसके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट एकदम से बढ़ता है, या फिर ऑफ कोर्स वाइस वर्सा। तो इसलिए रोज़ कीमतें तय करना, लेकिन उसकी बेसिस क्या है वो समझना। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कीमत तय होनी है रोज़, वो पिछले 7 दिन की एवरेज ही होगी जो अभी हो रही है। कि मिसाल के तौर पे आज अगर जो है कीमत 100 रुपये है और जो है अगले दिन मिसाल के तौर पे 110 रुपये हो गई, तो 10 रुपये जो इंक्रीज़ है वो फ़ौरन से अगले दिन नहीं आएगा, बल्कि पिछले एक हफ्ते की एवरेज लगाई जाएगी। तो वो डाइल्यूट हो जाता है इम्पैक्ट, यानी कि एक हफ्ते की एवरेज कर आते आते वो 10 रुपये का इम्पैक्ट, अगर कीमतें उसी हिसाब से उतनी ही बढ़ी हैं, तो वो इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि असर उसका कम होता है डेली बेसिस पे बनिस्बत एक हफ्ते या 2 हफ्ते या एक महीने पे। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा ये होता है कि देखें, बहुत सारे ऐसे अनासर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्मल हमारी कंपनियां या फॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो सही काम कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे अनासर हर सेक्टर में होते हैं जो कि मे भी बायस बनते हैं, जो है वो हर्डिंग का, जिसे हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं, उनको भी प्राइस का पहले से अंदाज़ा हो जाता है एक आम आदमी के बनिस्बत कि जी कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो बहुत सारी ऐसे चांसेस होते हैं, ऐसे लाइक्लीहुड होते हैं कि जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको भी तक़वियत मिलती आई हो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और आप ये भी देखते हैं कि जब कीमत बढ़ने वाली होती है तो बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप्स भी हमने देखे कि आवाम पहुँचती है बेचारी एक घंटा 2 घंटे पहले भी, तो उसी वक्त पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं कि जी नहीं, पेट्रोल अभी आपको 12 बजे के बाद मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जिनको ये एड्रेस भी करेगा, एक आम आदमी के लिए आसानी पैदा करेगा। ना सिर्फ ये कि इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करें, बल्कि इस तरह के शॉक्स भी जो है वो जो है ना लगे, जो कि आते रहे हैं, और खास करके वॉलेटिलिटी बढ़ जाए। सही। अच्छा, हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि प्राइसेस का जो मैकेनिज्म है उसको डीरेगुलेट किया है, बट ऑन द अदर हैंड जो डीजल इंपोर्ट करने का इख्तियार है वो तो PSO के पास है, तो ये कैसी डीरेगुलेशन हुई फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, डीरेगुलेशन क्या होती है? मैं कहूँगा डीरेगुलेशन की तरफ एक अहम कदम है। अभी डीरेगुलेशन की तरफ कदम उठाया है कि पहले देखें क्या हो रहा था। पहले जो ओगरा है, जो इस सेक्टर का, यानी कि तेल और गैस के सेक्टर का रेगुलेटर है, वो क्या कर रहा था, वो कीमतें जो भी आती थी वो उसको देखता था कि कीमतें, इंपोर्ट कॉस्ट क्या है, यानी कि मकबस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, उसके ऊपर मार्जिन्स क्या है, प्रीमियम्स क्या है, लोकल किस तरह से जो है वो, अगर डीलर है या फिर रिटेलर है, वो कैसे मार्जिन अपने उसके कितने हैं और कैसे प्रोडक्ट पहुँचाई जा रही है। ये पूरी गवर्नेंस का सिस्टम जो है ना, वो पूरा जो है सेक्टर का रेगुलेटर देखता है, और वही बताता था कि जी अब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं और इस फॉर्मूले के हिसाब से ये कीमत जो है इतनी होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट को या कैबिनेट को जो है वो सजेस्ट करता था।
और फिर ऑब्वियसली आपको पता है पॉलिटिकल एंगल आता था कि प्राइम मिनिस्टर हो गया या मिनिस्टर हो गया, वो देखते थे कि कितनी कम से बढ़ाई जाए, ना बढ़ाई जाए, पॉलिटिकल साइड ज्यादा थी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकली इसको हटाया गया है और अब ये रेगुलेटर खुद डिसाइड, ये खुद प्राइसेस देगा, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा कि पिछले 7 दिन के एवरेज के हिसाब से अब ये प्राइस बनती है, या अगले दिन जो है क्या प्राइस बनती है पिछले 7 दिनों के हिसाब से। वो नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, स्टेबल भी हो सकती है, और वही प्रिवेल करेगी। और मैं आपको बताऊं, काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपनी ब्रांड की वजह से पैसों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती हैं प्राइस को, लेकिन मैं कहूँगा कंप्लीट डीरेगुलेशन हम उस तरफ जा रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, डीरेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, और इम्पोर्ट करना सब इम्पोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी एक को अलाउड है। कुछ पोर्शन उसका बड़ा पीएसओ का, क्योंकि मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, तो नेचुरली उसके पास जो है ज्यादा इम्पोर्ट की कैपेसिटी होती है। अच्छा सही, थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने ओगरा की बात की, तो ये भी तनकीद हो रही है कि हुकूमत और ओगरा के पास तो कोई फार्मूला है ही नहीं। ये जो रेट्स दिए जा रहे हैं पीएसओ की तरफ से रेट्स दिए जा रहे हैं, और जो ओगरा है वो इन रेट्स को अडॉप्ट कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर आप प्राइस बिल्डअप देखें ना, जो फॉर्मूला है वो अगर आप देखें तो उसमें पीएसओ क्योंकि बहुत बड़ा एक प्लेयर है, तो एवरेज जो उसकी प्राइस होती है ना, वो इसलिए प्रिवेल करती है कि मैं मिसाल के तौर पे 4 कंपनियां लेता हूँ या 5 कंपनियां लेता हूँ, उसमें एक कंपनी का शेयर लेट से 50% है और बाकी जो 4 हैं उनका 10% है। तो मुझे बताएं, जो एवरेज इंपोर्ट प्राइस 50% वाली भी होगी, उसका वेट ज़्यादा होगा ना नेचुरली ओवरऑल प्राइस के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे भी ये फिनोमिनन है। तो देखें, जब मार्केट का साइज किसी कंपनी का बहुत बड़ा हो तो नेचुरली उसकी जो प्राइसिंग आती है उसका वेट बड़ा होता है इंपोर्ट कॉस्ट में। तो ये इस तरह से होता है। मॉडल अगर आप पूरा देखेंगे, मॉडल बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, एक एक चीज़ उसमें ड्यूटीज़ कितनी हैं, मार्जिन कितने हैं, IFEM जो होता है कि हम पेशावर या कराची में पेट्रोल की कीमत अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वो इक्वलाइज करता है, हालांकि अलग अलग होनी चाहिए क्योंकि कराची ज़्यादा करीब है, पेशावर दूर है। ये दुनिया भर में ऐसा होता है कि हर पेट्रोल पंप, हर स्टेट पे, हर जगह डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, वो डीरेगुलेशन का पूरा पार्ट होता है। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, और उसके अंदर इंपोर्ट कितनी है, इंश्योरेंस कितनी है, उसके अंदर जो है वो आपकी प्रीमियम्स कितने बिल्डन है, आने ले जाने की जो लागत है वो कितनी है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सुनाने, अगर आप जाके देखें अब पूरा प्राइस बिल्डअप नजर आएगा। उसमें नेचुरली जो बड़ी कंपनी होती है उसका वेट ज्यादा होता है इंपोर्ट प्राइस में, क्योंकि उसका जो है शेयर ज्यादा है, इसलिए। सही। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि ये जो पेट्रोल पंप मालिकान है और डीलर एसोसिएशन, दे आर नॉट एग्री विद डेली प्राइसिंग। वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम पेट्रोल बंद कर देंगे, पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे, हम पेट्रोल नहीं देंगे। अब हुकूमत इसको कैसे डील करेगी? देखें, कंसल्टेशन का प्रोसेस चल रहा है, और आई थिंक आज भी जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है इनके साथ एक इंटरेक्शन था, खासकर पेट्रोल पंप्स मालिकान के साथ। तो देखें, मुझे ये लगता है कि ऑफ कोर्स जो किसी अगर सेगमेंट का हमारे पूरे वैल्यू चेन में अगर कोई ऐसे वो सेगमेंट है जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसे हमें सुनना चाहिए, और सुन के उसके जो मेरिट्स पे जो चीज़ें हैं, कहीं पे कंसर्न्स हैं, उसे हमें एड्रेस करना चाहिए, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेगमेंट होगा, उसके कोई कंसर्न्स होते हैं, वो कहता है कि जी यहाँ पे प्रॉब्लम है मुझे, तो हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और उसके मेरिट्स पे करेंगे। कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे तो ये लगता है, पर्सनल मेरा व्यू ये है कि जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनके लिए तो ज़्यादा आसानी होगी इसमें, क्योंकि देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं अगर पेट्रोल पंप वाला हूँ, मेरे पास पूरा ज़ख़ीरा है, और ज़ख़ीरे के अंदर मैं पेट्रोल रखता हूँ, डीजल रखता हूँ, केरोसिन रखता हूँ, या लाइट डीजल, कोई भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो होती हैं। तो अगर कीमतें एकदम से गिर जाती हैं, तो एकदम से मुराद ये कि एक हफ्ते बाद अगर बहुत बड़ा डिक्लाइन आता है, तो मेरे पास जो पेट्रोल या डीजल रह गया वो महंगा रह गया, तो मुझे लॉस हो जाता है, उस पर इन्वेंट्री लॉस कहते हैं इसको। इसी तरह फिर ज्यादा भी होता है इन्वेंट्री गेन भी होता है, अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कीमतें चेंज हो, अगर रोज चेंज हो रही है तो वो तो एवरेज हो जाएगा मेरे लिए, तो मुझे ज्यादा आसान है। सर वो ये कहते हैं कि जब हमें रेट ही नहीं पता होगा, अगर नया रेट आ जाएगा तो हम फिर ऑर्डर किस तरह करेंगे? नहीं, क्यों नहीं पता होगा, क्यों नहीं पता होगा, मुझे आप बताएं कि अगर मुझे ये पता है कि आज, मुझे तो रोज पता होगा रेट, मुझे तो रेट उस वक्त नहीं पता होगा जब एक हफ्ते के बाद कीमत चेंज होती है, उस वक्त रेट नहीं होगा, उस वक्त मुझे ये होगा हाँ रेट बढ़ने वाले या कम होने वाले। तो रोज रेट पब्लिश हो रहा है ओगरा की वेबसाइट पे, तो मुझे पता होगा रेट क्या है। अगर मिसाल में एक मिसाल देता हूँ कि मेरा ऑयल टैंकर रास्ते में जा रहा है और कीमत जो है ओवरनाइट चेंज हो गई, तो मिसाल के 100 रुपए का अगर पेट्रोल है 101 रुपए का हो गया, तो मैंने 100 रुपए का लिया हुआ है, तो मुझे तो फायदा हो गया, 101 का बेचूंगा जाके, जब पेट्रोल पंप पे पहुंचूंगा मैं वहां पे डालूंगा तो अगले दिन तो 101 रुपए का बेचूंगा, तो 1 रुपए का फायदा हो गया मुझे तो फौरन से रास्ते में ही। इसी तरह से इसकी ऑपोजिट साइड है कि 100 रुपए का पेट्रोल था और 99 रुपए का हो गया रास्ते में पहुंचने में, तो ऑब्वियसली 1 रुपए का लॉस हो गया, तो मेरा एवरेज आउट हो गया ना, एक दिन बढ़ गया एक दिन कम हो गया, तो एक दिन के ही गैप से एवरेज आउट हो गया।
रादर दिन ये कि पूरे हफ्ते के बाद मुझे जाके प्राइस ऊपर मिले या नीचे मिले, ये तो मेरे ख्याल में तो आसानी नहीं है, आप मुझे खुद बताएं, डजंट मेक सेंस। लेकिन वो ये भी तो धमकी दे रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे, हम लोग सब कुछ बंद करेंगे। मुझे बार बार ये स्ट्रेस इसलिए हो रहा है कि किस तरह से फिर पाकिस्तान चलेगा अगर ये हड़ताल ही कर देंगे। देखें, हड़ताल और कोई भी चीज हो या कोई भी एक हो तो उस वक्त हो ना कि जब कोई मेरिट पे ऐसी बात हो रही हो जिससे नुकसान। मुझे एक बड़ी चीज बताया, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, क्या ये सेंस बनाती है आपके नजदीक या नहीं बनाती? मुझे हाँ या ना आप जवाब। एज अ लेमैन तो सेंस बन रही है, लेकिन जब मैं उनकी सुनती हूँ तो मुझे उनकी सेंस भी ठीक लगती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ऑपरेशनली उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो कंसल्ट कर रहे हैं और करें आके मेरिट्स पे, मैं तो इस पे पॉजिटिव हूँ कि मुझे एड्रेस करने हैं कंसर्न्स अगर मसले, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसा क्यों हम करें कि जी स्टेक होल्डर की बात ना सुने, लेकिन उसमें मेरिट्स पे जहाँ एड्रेस हो सकती है वो करेंगे ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि लास्ट वीक हमारे पास पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के जो सदर थे वो आए थे हमारे प्रोग्राम में और उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10 दिन के ज़खायर रह गए हैं। अब वो एक हफ्ता वो भी गुजर चुका है, तो इसका मतलब है कि अब तो सिर्फ 3 दिन के ज़खायर रह गए हैं। क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पास 3 से 4 हफ्ते के हमेशा रिजर्व रहते हैं। और देखें, ये तो जब जंग हो रही थी फुल फ्लेज, आज भी हो रही है, आज भी शुरू हुई भी ये चीज़ें, लेकिन ऑयल प्राइसेस अल्लाह का शुक्र है कि 80-85 के अराउंड चल रही हैं। वो 120-130 का लेवल हमने दोबारा नहीं देखा, ये अच्छी बात है, बट कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन जब जंग के दौरान उस वक्त जब कीमतें $120, 125 और डीजल की कीमत $250-300 हो गई थी पर बैरल, पेट्रोल जो है $150 पर बैरल हो गया था, उस वक्त जो है हमारे पास 3 हफ्ते के रिजर्व थे, हमने बढ़ा के 4 हफ्ते पे कर दिए थे अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की वजह से, सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ और दूसरे ममालिक के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे, उस वक्त हमने बढ़ा दिए थे। तो ये 3 से 4, देखिए मैंडेटरी है, 20 दिन तो मैंडेटरी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो होती हैं वो 20 से 22 दिन उनका मैंडेटरी रखना है स्टॉक, उससे नीचे नहीं जा सकती कमर्शियल रिजर्व। हम तो, मैं तो कह रहा हूँ उससे ऊपर इम्प्रूव्ड है। 3 दिन के कोई ऐसी बात नहीं है कि 3 दिन के रिजर्व, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके प्रोग्राम में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं, कोई ऐसी बात। सही। अच्छा सर, अब ये ईरान वॉर सिचुएशन जो है ये तो ऐसे लग रहा है कि नेवर एंडिंग, और पाकिस्तान क्या बहुत से ममालिक सफ़र कर रहे हैं। अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होना चाहिए? ईवी बाइक्स कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कार्स अफोर्ड कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो, हुकूमत के पास प्लान बी क्या है? देखिए, ईवी की जो आपने बात की है, गवर्नमेंट ने बजट में 1 साल मजीद एक्सटेंड किया है। ईवी पे जो है एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं लगाया। वो जो आपकी मिडिल लेवल की हैं, जो कि एक आम आदमी के लिए भी होती है, मतलब मिडिल क्लास के लिए भी होती हैं, मिडिल अपर क्लास, मिडिल लोअर क्लास, मिडिल क्लास, वो जो ईवी के हैं, वो जो हाई एंड है उस पर टैक्सेस हैं, जो यानी कि 4 करोड़ वाली, 5 करोड़ वाली उस पर हैं, 3-4 करोड़ से ऊपर वाली। नीचे वाली पे तो टैक्सेस नहीं हुए, बल्कि उनमें तो बजट में रिलीफ दिया गया, उसमें मतलब उसको मजीद कंटिन्यू किया है टैक्स ना लगाने को मजीद। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के एक स्कीम लॉन्च हुई है पेव के नाम से, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स यानी कि बाइक्स और 3 व्हीलर्स यानी कि रिक्शाज, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि अगर आप लेट्स से 2 लाख की बाइक है या 2.25 लाख की बाइक है, 80,000, 70,000, 80,000 उस पर सब्सिडी है, आप उसको एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। ये प्रोग्राम आप जाके जरा देखिएगा, एक आम आदमी अपनी बाइक को कन्वर्ट कर सकता है ईवी के अंदर, सब्सिडाइज जो है वो सपोर्ट। इसी तरह से जो है वो बसेस देखें, सारी ईवीज ज्यादातर आ रही हैं अब तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो हमने 2030 तक अपने 30% व्हीकल्स को कन्वर्ट करना है, और साथ साथ $5 बिलियन का बिल जो है ना फ्यूल का, वो हमें नीचे लेके आना है। ये तो हमारी कमिटमेंट्स हैं, और सारे मल्टीलैटरल बैंक्स के साथ भी यही है। तो देखिए, ईवी की तरफ तो रुझान जा रहा है, हम कर रहे हैं, उसकी पूरी कोशिश है। दूसरी बात आपने की है कि ये इसमें क्या हो सकता है, देखें ऑयल प्राइसेस, आप ईवी की तरफ भी जाएंगी तो वो आपका अगर सोलर है आपके पास तो वो बेहतर है। ये ऑयल प्राइसेस से आपको यही सपोर्ट मिली है ना पिछले 3 महीनों में। आपका सोलर था, सोलर 25% आपका पूरे जो है वो जनरेशन का था, फिर जाके आपको ये सपोर्ट मिली कि आपके पास सोलर लगा हुआ था, उसकी वजह से आपने उस पर कोई टैक्स नया नहीं किया, कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आपका ये हुआ कि ऑयल प्राइसेस बढ़ भी गई, लेकिन आपके यहाँ इतना कोई क्योस नहीं वाला का शुक्र है, रिसोर्स लिमिटेड होने के बावजूद आपने ये मसला हैंडल किया, और आपने सपोर्ट भी दी, सब्सिडी भी दी, अपने खर्चे भी काटे, और आपने सुबह के साथ मिलकर भी काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है, वी स्टीयर्ड थ्रू दिस क्राइसिस और बड़े अच्छे तरीके से निकल आए। अब जो है दोबारा चीज़ें शुरू हो रही है, पाकिस्तान का पीस प्रोसेस दोबारा से ऑन है, लीडरशिप दोबारा रोड पे है ये डिस्कस करने के लिए, इसको रिस्टोर करवाने के लिए। ये भी है, साथ में ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिलायंस कम करें फ्यूल के ऊपर,
अपनी मार्केट्स को टाइम पे जो है वो करें और सही। अपनी जो है वो जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है उसको हम जो है एज अ होल नेशन जो है कम करें ताकि हमारी रिलायंस कम हो। सही। बट गोइंग फॉरवर्ड वी आर होपफुल कि चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। सर ये बताइएगा आप, क्योंकि अब पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं इसकी वजह से आवाम बड़ी परेशान है, हर चीज़ महंगी हो रही है। अगर जो हम डेली एक्सपोर्ट जो हमारी ये हम कहीं ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, किराए बढ़ रहे हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो रही हैं, तो पेट्रोल की वजह से पाकिस्तानी आवाम बड़ा सफ़र करती है। इसका क्या प्लान है हुकूमत के पास? बजट भी नाफिज हो गया है, अब आवाम कहाँ जाएगी? जी देखिए, पहली बात तो ये कि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल 5 रुपये बढ़ा है लास्ट। एक्चुअली डीजल की कीमत में ज़्यादा इजाफा हुआ है और डीजल मैं आपको कहूँगा कि वो ज़्यादा उसकी खपत ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट में या एग्रीकल्चर में। पेट्रोल की जो है वो तो आपको पता है रिटेल की कंजम्पशन ज़्यादा है बाइक्स में या गाड़ियों में, कारों में और व्हीकल्स में ज़्यादा है। बसेस में भी ज़्यादातर आपको पता है डीजल यूज़ होता है। और अब तो बसेस में ये अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले जवाब दिया आपको, कि बसेस भी जो है वो अब इलेक्ट्रिक जो है वो आ रही हैं। ज़्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ हो रही हैं, वो अच्छी बात है। उससे डीजल की खपत में कमी आगे जाते भी होगी और डीजल वैसे भी आपको पता है एनवायरमेंटल इशू भी उसकी वजह से ज़्यादा होता है और तभी ये लीवीज भी लगती है। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि आपकी बात ठीक है कि ये देखिए जंग का माहौल है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, महंगाई जो है ना 5.5% थी फरवरी तक, और फरवरी से जून के बीच में 10.5% हुई, यानी कि डबल हो गई। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन आपको पता ही है, जंग का है। और इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कीमतें बढ़ी और यहाँ पे भी बढ़ाई, लेकिन यहाँ पे कम से बढ़ाई गई, फुल पास ऑन नहीं किया गया और कम से कम की गई। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीजें जो है वो इतनी ज्यादा बात नहीं होती इस पे। मैं आपको बताऊं, जो लास्ट डिक्लाइन दिया गया, जो पेट्रोल की हाईएस्ट कीमत थी वो थी 458 रुपए, 297 पे आ गया था। 35% डिक्लाइन दिया गया उसमें। और इंटरनेशनल मार्केट में इतना नहीं हुआ था। इस तरह डीजल की कीमत 520 रुपए से गिर के 309 रुपए पे आ गई थी। ये तकरीबन कोई 41% बनता है। तो देखिए अच्छा खासा डिक्लाइन दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जंग दोबारा शुरू हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट फिर भी रिस्ट्रिक्टेड पास ऑन कर रही है और आपने देखा है कि अभी भी जो लेवी है वो फुल जो उसका कैप है कंप्लीट 80 रुपए, वो पेट्रोल पे नहीं है, डीजल पे 80 रुपए, और पहले भी लेवीज को कम किया गया। तो देखिए प्लान, अच्छी बात ये कि 3 महीने जो हमने गुजारे हैं इसमें एक टेम्पलेट मौजूद है प्राइम मिनिस्टर के अंडर। नेशनल जो कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल है उसके अंडर ना सिर्फ ये कि फ्यूल की सप्लाईज को देखा जा रहा है, बल्कि फूड, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और ये सारे वर्टिकल्स देखे जा रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान जो है उसका कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी चीज़ में या उस सप्लाई चेन में, ताकि हम इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कम कर सकें। ये पूरा प्लान टेम्पलेट हम गुजर चुके हैं। अच्छी बात ये दोबारा होगा। हमने मार्केटें भी टाइम पे बंद की, खोली, आवाम ने साथ दिया, प्रोविंसेस ने साथ दिया, सब ने मिलकर किया। तो ये है कि इसको इंशाल्लाह कोशिश है जल्द से जल्द ये सेटल डाउन हो। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यूएस ना अफोर्ड कर सकता है जंग इतनी ज्यादा, ना ईरान कर सकता है। ये सेटल डाउन होनी है, थोड़ा सा इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे सेटल डाउन होती है दोबारा ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, आपको फौरन पास ऑन मिलेगा। इन्फ्लेशन में भी कोशिश की जाएगी प्रोविंसेस एंड फेडरल मिलकर कि ये सिर्फ ये नहीं कि प्राइसेस नीचे हों, बल्कि ये पास ऑन भी हों फूड प्राइसेस के अंदर भी, और जो भी एक आम आदमी यूज़ करता है, ताकि उसे सही मानों में रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की मुहिम के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी की गई। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शहला साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कुछ ताने दिए हैं, जिसमें वो कहती हैं कि वो सूबे जिनकी अपनी सड़कें ख़राब हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनवाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो सूबे जिनके अपने वसाइल करप्शन की नज़र हो जाते हैं वो आज़ाद कश्मीर को क्या वसाइल देंगे। अब इस तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरह से देख रही है मरियम नवाज़ साहिबा के इस बयान को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज को और नवाज शरीफ साहब को मुबारक हो कि किसी ना किसी तरह उनकी पार्टी आज़ाद कश्मीर में दाखिल, और अब जब हो ही गई तो इस ख्वाहिश के साथ भी कि काश जीते तो नवाज शरीफ वजीर आजम बने, यानी कि बंदा जो है मुझे क्यों निकाला से बाहर नहीं निकला। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो बयानिया है सिंध से मुकाबले का, ये जीबी में भी पूरी तरह से पिट गया और लोग देख रहे हैं कि अपना छत अपना घर प्रोग्राम के बावजूद कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता था
और वहां पे पैसा लगने के बजाय 11,000 अरब का जो है वो जहाज लिया गया। इससे बेहतर था कि अपना छत अपना घर प्रोग्राम में को ज्यादा पैसा दे दूं, ताकि बेचारे गरीबों की जब छत गिरती तो उन पे मुकदमे न बनाए जाते, उनके घर बनवाया जाता। और जो बेचारे खुद भी जख्मी हुए, उनके घर में बच्चे भी जो है छोटे छोटे मासूम जो है वो इंतकाल कर गए उस हादसे में। तो बेहतर ये है कि आप अपना जहाज ना खरीदती, ये काम कर लेती। तरजीहात को जरा देखें। कहा जाता है कि पंजाब में जब सैलाब आया तो वहां पे जो एक रफ तखमीना लगाया गया वो 800 बिलियन का लगाया गया। इन्होंने इस साल सिर्फ 100 बिलियन लगे। क्या बेचारों का हाल हुआ होगा। और आप देखिए कि जिम्मेदारी का ये आलम है कि पहले हुकूमत इससे निकल आई कि हम गंदम खरीदेंगे, और जखीरा अंदोजों ने गंदम पूरे पाकिस्तान में खरीद के छुपा दी थे, छापे मार के सिंध में हमने 25 अरब निकलवाई। उसके बाद जो है पेट्रोल के ऊपर से भी अपनी जिम्मेदारी हटा ली। अब इस पे हंगामे होंगे तो आप तो पूरे मुल्क का निजाम खराब किए बैठी हैं। चाइना ने कहा है कि हमारा ये कर्जा इतने दिनों तक वापस हो जाए। तो ये जो आप कॉस्मेटिक सर्जरी करके चलती हैं हर चीज पर और बुनियादी मसाइल की तरफ नहीं देखती, तो फिर अगर सूबे का मुकाबला करना है आइए तालीम में करें। आपके गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, फिर भी आप दानिश स्कूल खोलती हैं। उसके बावजूद भी पंजाब से कोई भी एक स्कूल दुनिया के मुकाबले के लिए नहीं जाता है तो देही सिंध का स्कूल जाता है। सही। अच्छा, फिर हॉस्पिटल का मुकाबला कर लेते। तो क्या कोई हॉस्पिटल है जो हमारे यहाँ गेम्स है देही सिंध में, या जिस तरह के हमारे NICVD हैं, कोई आप तखमीन, कोई आप डिजिट दे सकती हैं कि कितने लोग इलाज करने के लिए पंजाब गए दिल का और जिगर का? नहीं दे सकती, क्योंकि है ही नहीं सहूलत। फिर इसके साथ साथ मुझे ये पूछना है कि क्या आपके यहाँ कोई अपना बिजली घर है? क्या आपने इतनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है जैसे हमने बिछाई? क्या आप कोई थरकोल जैसा प्रोजेक्ट बना सके झंपीर में, या जिस तरह से हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी लगाई है? तो ये सारी बातें सोचने की हैं। आज जो है वो कहते हैं कि गुजरांवाला पूरा डूब। इससे पहले है जब बारिशें होती थी तो आपका पूरा पंजाब डूब रहा था और आप कह रही थी कि किसी है ही नहीं। तो किसी कौन लोग थे? थोड़े ही अरसे के लिए PTI की गवर्नमेंट आई और थोड़े ही अरसे के लिए आपके परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट थी। बाकी तो आपकी गवर्नमेंट है। तो आप लोग ने क्या किया? आज भी आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है और दूसरों को नाम रख रही है। आपके घर में तो शायद आपके पंजाब में तो शायद गटर में बाग बना दिए गए हैं जिसमें धड़ाधड़ बच्चे घूमने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर। बिल्कुल। तो सोच समझ के बोलना चाहिए। ये जो सारी बातें आप कर रही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद वो सिंध गवर्नमेंट को गवर्नेंस और डिलीवरी का ताना देते हैं। व्हाई इज दैट सो? ये गवर्नेंस सिर्फ ये नहीं होती कि आप CTD को जो है मारने का इख्तियार दें। गवर्नेंस सिर्फ ये नहीं होती है कि आप जो है वो चंद सड़कें जो बड़ी हैं उनको बना के अपने सही सिस्टम कर लें के दावा करें। हमने भी देखे हैं इलाके और 29 पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर कोई गवर्नमेंट फॉलो करे खासतौर पर। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पार्टी के जो पाशा साहब हैं उन्होंने कहा कि सिंध इन तमाम चीज़ों में क्वालिफाई करता है। उनकी बाकायदा एक किताब है गवर्नेंस के पॉइंट्स है, तो वो हमने किया। आज भी मुझे बताएं कि ये इन्होंने रोजगार के कितने जराए पैदा किए हैं कि पूरी सराइकी बेल्ट पूरी सिंध में पड़ी है और उनकी खवातीन भी वहीं जॉब करती हैं और गवर्नेंस में बहुत कुछ आता है। और जो है इसमें मैं ये भी पूछना चाहती हूँ इनसे कि हमें ये बताएं कि इस वक्त और पूरे पाकिस्तान में मैं बार बार इस तरफ आ रही हूँ कि कोई किसी और जगह से कोई स्कूल गया तो बेहतरीन एजुकेशन के साथ बेहतरीन जो है इलाज की सहूलतें ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं ये नहीं कहती कि आपने अगर मेट्रो बनाई है तो मुझे सिर्फ इसका ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो मेट्रो बनी आपकी और आपने कहा कि हम बनाते हैं तो अगर CPAC ना होता
क्योंकि एग्जीक्यूशन आपके जमाने में हुई। जरदारी साहब इसके सेक्रेटरी हैं, आप चाइना की वेबसाइट पे देख लें तो आप ये कैसे बनाते हैं। और मेट्रो जो है ये फेडरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आपने सब जगह तो मुकम्मल की, लेकिन सिंध में आपने इसमें बड़ा कम पैसा लगाया। और जो आपका हैदराबाद टू सखर जो मोटरवे कहलाता है, जो बाद में सिंध को पेशावर से मिलाएगा, आपने आज तक उसे कंप्लीट नहीं किया और आपका कोई इरादा भी नहीं है। उसकी बजाय आपने एक और की बुनियाद रख दी। इसके अलावा आप हमें ये भी बताएं कि K4 का जो मंसूबा है उसके मैं आपको 17 साल में जो हुकूमतें रही, जिसमें 3 साल 8 महीने की हुकूमत जो है वो PTI की है, K4 में जो 50% का फेडरल और सिंध का मंसूबा है, हम बिलियंस में पैसा रखते हैं, आप मिलियंस। तो ये मुकम्मल होंगे। सिंध तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा के देता है, लेकिन आप लोग से केयर ही पूरा नहीं दिया जाता। हम तो फिर भी आपसे आगे हैं। हमारे यहाँ के मरीज मुफ्त इलाज ले रहे हैं, हर किस्म का, कैंसर का, दिल का, हर किस्म का। हमारे एजुकेशन को हमने बेहतर साबित कर दिया, हमारे यहाँ बिजली को हमने बेहतर साबित आपसे ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, विफाक की वजह से जो हमारे यहाँ अंधेरा है वो अलग है, हम सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप हमें नूरियाबाद में गैस प्लांट लगाने के लिए हमसे सस्ती गैस खरीदते हैं और हमें महंगी भी देने को तैयार नहीं है वापस। तो इन बातों को जरा मरियम साहब को थोड़ा सियासी होना चाहिए। काफी हो गया सीएम बने हुए, अब सियासी गुफ्तगू करें। अच्छा, आपने पहले भी आपने रेफर किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले मुझे क्यों निकाला, उनका एक शिकवा था। आज उन्होंने एक बड़ी मासूमाना एक दिल की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम कश्मीर में इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करेंगे कि उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो क्या उनकी ये मासूमाना ख्वाहिश पूरी की जाएगी? देखिए, वो उस मासूमाना दौर से निकले ही नहीं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन जब वो वजीर आजम थे, और बस। और आज भी वो ऐसे बड़े फुर्सत में। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जब बहुत बड़ा अखबार में जनरल इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने से पहले अखबार में इनकी फोटो छपी थी और इन्होंने कहा था कि वजीर आजम, तो मैंने कहा था ये सिर्फ इस अखबार की हद तक वजीर आजम रहेंगे। आई थिंक वो आजम बने। सही। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि शैला साहिबा के बकौल नून लीग अभी तक मुझे क्यों निकाला के बयानिए से बाहर नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान के हालिया मुतनाज़े बयान पर आज मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल ने एक भरपूर मजम्मती बयान जारी किया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल के तर्जुमान डॉक्टर मीर आसिफ अकबर कादरी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल ने मौलाना फजलुर रहमान के शोहदाए कारगिल के हवाले से दिए गए मुतनाज़े बयान की शदीद मज़म्मत की है और इससे लातल्की का इजहार किया है। इन बयानात पर आपको कितनी तशवीश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अहम तरीन इशू के ऊपर आज मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेने का यहाँ पे हमें मौका फराहम किया। वतन अजीज़ पाकिस्तान के दिफा, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक अफवाज के शहदा पूरी कौम के हीरो हैं और वो हमारे माथे का झूमर है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो कौमी हमारी जो वक़ार है उसकी अलामत है। उनकी कुर्बानियों को मुतनाज़े बनाना, उनके बारे में तहक़ीर अमेज़ गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देना और उनकी खिदमात को कम तर साबित करने की कोशिश करना, ये कौमी वहदत, शहदा के एहतराम और रियासती अदारों के वक़ार के मुनाफी है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमाए इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान हम सब के लिए मोहतरम हैं। वो एक मजहबी सियासी रहनुमा है, उन्हें सियासत करने का हक है, लेकिन वो मदारस की आड़ में अपने कौमी हीरोज़ को तहक़ीर का निशाना बनाएं और कौमी सलामती के अदारों के ऊपर हमलावर हों और फिर नाम मदारस का इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ हमारे लिए परेशान कुन है। मैं मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल, जिसमें 13 दीनी वफाक हैं और तमाम मकातब फ़िक्र के ये दीनी बोर्ड्स हैं, जिनसे वाबस्ता हज़ारों मदारिस और लाखों उलमा अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और अपनी अफवाज की पेशा वराना, जुर्रतमंदाना और हुब्बुल वतनी पे मबनी जो कुर्बानियाँ हैं उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं।
और हम उनको यही कहते हैं कि आप सियासत करें, ये आपका हक है, आप जो मर्जी अपना सियासी बयानिया बनाएं, लेकिन कौमी सलामती के अदारों, अफवाज पाकिस्तान और शहदा की ताकीर और तजलील किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं, और हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सही। मौलाना साहिब अगर अपने बयानात के हवाले से माफ़ी नहीं मांगते तो अब मदारिस कौंसिल जो है वो मौलाना साहिब से क्या मुतालबा करेगी? देखिए, हमने अपने इजलास के अंदर उनसे इजहार लाताल्लुकी भी किया है और उनके इस बयान की मजम्मत भी की है। जब मजम्मत हमने कर दी, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, तो ये सिर्फ कोई एक दो मदारस नहीं है, ये पाकिस्तान के 13 दीनी वफाकों से मुल्हिक हजारों मदारस और लाखों उलमा हैं जो उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और उनके इस बयान की मजम्मत करते हैं। यकीनन इससे पूरी कौम की दिल सिकनी हुई है, 14 की खानदानों की दिल सिकनी हुई है, हमारी कौम के हर फर्द की दिल सिकनी हुई है। और हम नहीं चाहते कि इस वक्त हमारा मुल्क एक तरफ मशरकी महाज के ऊपर फितना हिंद के खिलाफ लड़ रहा है और दूसरी तरफ मगरबी महाज के ऊपर फितना फारिज के खिलाफ मार्का आ रहा है। और जब हम हालत जंग के अंदर हैं और दोनों तरफ से हमारे ऊपर हमारा दुश्मन हमलावर हो चुका है, तो उलमाए कराम की इस वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि हम नजरियाती, फिक्री और शहूरी माज के ऊपर अपने मुल्क का दिफा करें। और इस मौका के ऊपर एक जिम्मेदार आलम दीन, एक मजहबी जमात के रहनुमा को ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह के मुतनाज़े बयान देकर अपने शहदा की तहकीर करें और तस्दील करें। ये बड़ा दर्दनाक अमल है उन्होंने जो किया है और सारी कौम इसकी मजम्मत करती है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में ऑलरेडी सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और प्रॉक्सी वॉर भी जारी है, इस तरह के बयान से कौमी यकजहती और हारमनी का माहौल कितना मुतासिर हो सकता है? देखिए, मुल्क को तो हर वक्त इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत होती है। जैसे आपने कहा, इस वक्त ये जो खिता है हमारे पड़ोस में मशरक़ के वस्ता के अंदर एक बहुत बड़ी जंग इस वक्त शुरू है और उससे सारे ममालिक मुतासर हो रहे हैं। और उधर बलोचिस्तान के अंदर देखें, एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वार हो रही है जिसमें हिंदुस्तान और बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व हैं। और इधर अफगानिस्तान की तरफ देखें, फितना फारिज की तरफ से हम हालत जंग के अंदर हैं। और इसी तरह गिरदो नवाह के अंदर हर तरफ हमें जंग का सामना है। तो इसमें इत्तेहाद, यगानिगत और बामी हमागी की जरूरत थी। अल्लामा साहब ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और इससे मुल्क की वादत पारा पारा होती है, इसमें अनारकी और फसाद पैदा होता है और इससे हमारे दुश्मन को फायदा पहुंच रहा है, हमारे मुल्क को, हमारी मुल्क की सालमियत को और हमारे मुल्क के इस्तेकाम को इससे नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के अमल जो है ये बिल्कुल नामनासिब है। और मदारस दीन के मराकिज़ हैं, अपने मुल्क के नजरियाती और फिक्री मुहाफिज हैं, उनका नाम इस्तेमाल करना और उनके नाम आड़ में सियासत करना और मुल्क में इंतशार और फसाद पैदा करना ये किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। सही। आपने जो अभी बात की है और जो आपने आज प्रेस रिलीज जारी की है, इसमें भी ये कहा गया है कि पाक फौज और शोहदा के खिलाफ चलाई जाने वाली बाद सियासी कैंपेन्स में मदारिस और उलमाए कराम का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहिब अपने एरिया के अंदर, KPK के अंदर मजहब के नाम पे वोट हासिल करते हैं। जाहिर है उनका एक बड़ा वोट बैंक मदारस और दीनी तबकात से मुंसलिक है। तो अब वो न फिर अपनी सियासत को दोबारा जिंदा करने के लिए एक सियासी बयानिया जो बना रहे थे, उसके पीछे उन्होंने मजहब का लेबल लगाया हुआ था। तो हमने उनको यही कहा है कि दीनी मदारस को किसी जाती या सियासी बयानिए से जोड़ना हकाइक से मुनाफी है, ऐसा आप ना करें। मदारस बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं और कौमी इदारे के अंदर तालीम और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और किसी के सियासी आलाकार नहीं बन रहे। और बहुत सारे बयानिए आपके बन सकते हैं आपकी सियासत के लिए, लेकिन मदारस को इस वक्त यहाँ आप मुतनाज़े ना बनाएं। और बिलखसूस अपने जो हीरोज हैं, जो मुल्क के दिफा और सलामती के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, उनके खिलाफ मदारस का नाम इस्तेमाल करना ये किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। दुरुस्त फरमाया। सर, एक और चीज़ बताइएगा, इन केस मौलाना साहिब अगर माफ़ी नहीं मांगते तो मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल कोई प्रोटेस्ट करेगी?
देखिए, हमारा प्रोटेस्ट यही है कि हमने कौमी मीडिया के ऊपर उनके बयान की मजम्मत की है। अब ये उनको वाजे हो जाना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त 15 दीनी बोर्ड है जो दीनी जो मकातब फिक्र हैं, मकातब देवबंद है, मकातब बरेली है, मकातब सल्फिया है, मकातब तशय्यो है। इन चारों बड़े मकातब फिक्र के जो दीनी बोर्ड थे, उन सब बोर्डों ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। अब वो देखें, एक जो उनके पीछे एक स्लोगन है या जिस बैकग्राउंड में वो ये बात कर रहे होते हैं, वो मदारस के हुकूक की बुनियादी तौर पे बात लेके चल रहे हैं। लेकिन उस मदारस की हुकूक की आड़ में रियासती अदारों को निशाना बढ़ाना और रियासत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को निशाना बनाना, ये नामनासिब हरकत है। और आपने कहा कि हम क्या करेंगे, देखें, हमने अपना बयान दे के उनसे इलाजी इख्तियार की है, लातल्की इख्तियार की और मजम्मत की है। तो इसके अलावा प्रोटेस्ट यही है जो मीडिया के ऊपर हम कर रहे हैं, और इस तरह का मजीद भी प्रोटेस्ट अगर करना पड़ा तो हम करते रहेंगे। अभी उनके एक हाफिज गजनफर अजीज तर्जमान थे JUI के, तो उन्होंने हमारे मुत्तहिदा मदारस कौंसिल के खिलाफ भी अपनी तरफ से जवाब दिया है, अपनी वजाहत दी है। हम उनको वाजे कर देना चाहते हैं कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो 15 मकातब फिक्र के दीनी बोर्ड थे, उनमें से 13 बोर्ड मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस बयानिए की मजम्मत करते हैं और इस पर लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। अगर 2 दीनी वफाक या 2.5 दीनी वफाक पूरे 3 भी नहीं हैं, उनके साथ हैं, तो उनको खुद समझ आ जानी चाहिए कि कौम उनके साथ नहीं खड़ी, कौम उनके खिलाफ खड़ी है। और जब भी कोई रियासत के खिलाफ खड़ा होगा, मुल्क के शहदा के खिलाफ खड़ा होगा, मुल्क की सालमियत के खिलाफ खड़ा होगा, मुल्क के दिफा के खिलाफ खड़ा होगा, तो ये मदारस, ये उलमा और ये दीनी तबका कभी भी उसका साथ नहीं देगा, हमेशा उसकी मुखालफत से खड़ा होगा। और अपने मुल्क की दिफा, की सलामती के लिए हम हमेशा मुत्तहिद हैं और अपनी अफवाज पाकिस्तान, कौमी सलामती के अदारों और शहदा के साथ खड़े। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत की है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।